स्टेज और मैं हूं तारिक फरीदी। जंग का भी अपना पैटर्न होता है, जंग का भी सौदा होता है और जंग किसी की तबाही तो किसी के मुनाफे का सौदा होता है। आज हम जंग के इसी पैटर्न की बात करेंगे कि जब भी कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट किसी स्कैंडल या गिरती इकोनॉमी में फंसता है तो वो अपनी कुर्सी और इज्जत बचाने के लिए दुनिया पर जंग थोप देता है। लेकिन इस बार का मंजर कुछ अलग है, क्योंकि जिस ईरान को कमजोर समझा गया था उसने अपनी शर्तों और रूस के साथ ने आज अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया है। आज हम आपको अमेरिका की उसी पुरानी चाल और मौजूदा हालात की पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे एक सुपर पावर अपनी ही बिछाई बिसात पर मात खा रहा है। दुनिया की सियासत में आज एक ऐसा दौर आ गया है जहां बरसों से चला आ रहा अमेरिका का दबदबा अब डगमगाता नजर आ रहा है। एक तरफ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची के तूफानी दौरे ने सुपर पावर को बातचीत के लिए तरसा दिया है, तो दूसरी तरफ खुद अमेरिका के पुराने साथी जर्मनी ने उसकी जंग की पॉलिसीज पर सरेआम सवाल उठा दिए। तो आज बात जंग के पैटर्न की, नफा नुकसान की और बात तारीख की उस अहम हकीकत की जो जंग के पसे पर्दा हमें दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन पहले देखते हैं आज का वॉर फाइव। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची का बड़ा दावा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने की बातचीत की दरखास्त, बोले ईरान कर रहा है गौर। ईरान डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जुमान रजा तलाई ने कहा, ट्रंप का दबाव नहीं सहेंगे, अमेरिका अब दूसरे मुल्कों पर फैसले थोपने की हालत में नहीं है। यूएई ने पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग मुल्कों की तंजीम ओपेक से बाहर होने का लिया फैसला, कहा मुल्क की लॉन्ग टर्म की इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत उठाया गया कदम। अफ्रीका के सोमालिया तक पहुंचा ईरान से जुड़ी जंग का असर, लाखों बच्चों पर भूखमरी का खतरा, सोमालिया तक नहीं पहुंच रही है जरूरी इमदाद। और इजराइल में नेतन्याहू को हटाने के लिए एकजुट हुए दो साबिक इजरायली पीएम अपनी पार्टी का करेंगे मर्जर। 2021 में बेनेट लेपिड ने मिलकर हराया था नेतन्याहू को। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची की हालिया भागदौड़ ने दुनिया भर के डिप्लोमेट्स को हैरान कर दिया है। पिछले 3 दिनों के अंदर उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान और ओमान का दौरा किया, वो दिखाता है कि ईरान इस वक्त किसी भी तौर झुकने के मूड में नहीं है। अरागची पहले पाकिस्तान पहुंचे और वहां अपनी नई शर्तें रखी। इसके फौरन बाद वो ओमान के सुल्तान से मिलने चले गए ताकि इलाके में अमन चैन को लेकर बात की जा सके। ताज्जुब की बात यह रही कि ओमान से लौटकर वो फिर पाकिस्तान आए और अपनी उन्हीं सख्त शर्तों पर अड़े रहे, जिससे साफ हो गया कि ईरान अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान और ओमान के बाद अरागची सीधे रूस पहुंचे, जहां पुतिन के साथ उनकी मुलाकात ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। पुतिन ने ईरान की बहादुरी की तारीफ करते हुए कहा कि ईरानी लोग अपनी सॉवरेनिटी के लिए बड़ी जाबाजी से लड़ रहे हैं। रूसी सदर ने उम्मीद जताई कि इस मुश्किल वक्त के बाद ईरान में जल्द ही अमन लौटेगा और उन्होंने भरोसा दिलाया कि रूस जितनी जल्दी हो सके अमन कायम करने के लिए अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेगा। पुतिन का यह बयान ईरान के लिए एक बड़ी ढाल की तरह देखा जा रहा है, जिसने अमेरिका को साफ पैगाम दे दिया है। इसी बीच अमेरिका के लिए एक बहुत ही शर्मिंदगी वाले हालात पैदा हो गए। खबर आई कि अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान जाने वाला था, लेकिन ईरान के सख्त रुख और बातचीत से इनकार के बाद अमेरिका को अपना दौरा रद्द करना पड़ा। सुपर पावर के लिए इससे बड़ी जिल्लत की बात नहीं हो सकती कि एक मुल्क खुलेआम कह रहा है कि उसे अमेरिका से सीधी बात नहीं करनी है। ईरान के इस कड़े रवैये ने साउथ एशिया और मिडल ईस्ट में अमेरिका के दबदबे को एक बड़ी चुनौती दे दी है और उसे बैकफुट पर धकेल दिया है। कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सामने आकर ईरान को बातचीत की दावत दी। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान को कोई बात करनी है तो वो खुद फोन करे, लेकिन ईरान उनके ऑफर को नजरअंदाज कर पाकिस्तान को बीच का रास्ता बनाने का फैसला किया है। अब्बास अरागची ने फिर दोहराया कि अब बात नई शर्त पर होगी। ईरान ने साफ कहा कि वो हुर्मुज स्ट्रेट तभी खोलेगा जब उस पर लगे सारे सैंक्शंस पूरी तरह से हटा लिए जाएंगे। हुर्मुज स्ट्रेट दुनिया के तेल कारोबार का सबसे अहम रास्ता है और इसके बंद होने से ग्लोबल मार्केट में खलबली मची हुई है।
इस शर्त के सामने आने के बाद से अमेरिका की तरफ से फिलहाल कोई जवाब नहीं आया है। यानी ट्रंप ईरान के फोन का इंतजार कर रहे हैं। उधर ईरान का जवाब किसी दूसरे के जरिए पहुंच रहा है कि सीधे तो बात करने के ताल्लुकात रहे नहीं, बात होगी भी तो वही होगी जो हम पाकिस्तान को बताकर आ चुके हैं। यानी ट्रंप चाहते हैं कि अब्बास अराक्ची उन्हें फोन करें और ट्रंप के फोन पर एक कॉल आए जिस पर लिखा हो अराक्ची कॉलिंग, और जब ट्रंप कॉल रिसीव करें तो आवाज आए हेलो मिस्टर ट्रंप, अराक्ची स्पीकिंग। लेकिन शायद ये मुमकिन नहीं है। ट्रंप के लिए एक और बुरी खबर है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का ताजा बयान अमेरिका के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि उनका यह नजरिया अमेरिका को बैनुल अक़वामी सतह पर शर्मिंदा करने और उसकी हार का ऐलान करने के लिए काफी है। मर्ज ने साफ लफ्जों में कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अमेरिका ईरान के साथ इस जंग से बाहर निकलने का क्या रास्ता तलाश कर रहा है, क्योंकि उसके पास लड़ाई खत्म करने की कोई साफ प्लानिंग दिख नहीं रही है। जर्मनी जैसे करीबी दोस्त का इस तरह सरेआम सवाल उठाना यह बताता है कि यूरोप अब अमेरिका की बिना सोचे समझे आगे बढ़ने की पॉलिसी से बुरी तरह परेशान हो चुका है और उसे इस जंग में अमेरिका का मुस्तकबिल धुंधला नजर आ रहा है। चांसलर मर्ज ने इस बात को भी दुनिया के सामने रखा कि ईरान को जितना कमजोर समझने की कोशिश की गई थी वो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर साबित हुआ है। उनका मानना है कि ईरान न सिर्फ मिलिट्री तौर पर मजबूत है बल्कि बातचीत के मेज पर भी वो बहुत चालाकी और समझदारी से अपनी चालें चल रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका को उसे दबाने में कामयाबी नहीं मिल रही है। ये बयान इस हकीकत को बयान करता है कि दुनिया के बड़े मुल्क अब ईरान की ताकत और उसकी डिप्लोमेसी का लोहा मानने लगे हैं और उन्हें ये एहसास हो गया है कि पुरानी धमकियों से ईरान को झुकाना अब नामुमकिन है। मर्ज ने आखिर में जोर देकर कहा है कि इस जंग को अब फौरन खत्म होना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा और बुरा असर जर्मनी जैसी बड़ी इकोनॉमी पर पड़ने लगा है। जब जर्मनी जैसे ताकतवर मुल्क अपनी बेचैनी जाहिर करता है तो समझ लेना चाहिए कि पानी अब सर से ऊपर गुजर चुका है। अमेरिका के पास किसी ठोस रास्ते का न होना और ईरान का लगातार हावी होना ये साबित करता है कि जंग के मैदान में हालात अब अमेरिका के काबू से बाहर होते जा रहे हैं। पूरी दुनिया इस वक्त इस बात को समझ रही है कि अगर ये टकराव और खिंचा तो इसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। इसलिए अब अमन ही इकलौता रास्ता बचा है। और अब आपको अमेरिका की फॉल्स फ्लैग पॉलिसी के बारे में बताते हैं। अमेरिका का ये दहाइयों और दशकों पुराना हरबा है। अमेरिका की सियासत में एक बहुत पुराना और गहरा खेल चलता आ रहा है, जिसे जानकार अक्सर वैग द डॉग कहते हैं। जब भी कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट अपने घर में स्कैंडल में या गिरती इकोनॉमी या अपने गिरते पॉपुलैरिटी ग्राफ से परेशान होता है तो वो अचानक किसी दूसरे मुल्क पर हमला कर देता है या जंग जैसे हालात पैदा कर देता है। इसका मकसद साफ होता है, मुल्क की आवाम का ध्यान असली मुद्दों से हटाकर पैट्रियोटिज्म के जज्बात में उलझा देना। ये बातें हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि साल दर साल तारीख लिखने वाले अमेरिकी सियासत की इस चाल और चालाकी को दस्तावेजों में दर्ज कर रहे हैं। वाक़े, जंग, हादसे, वारदातें गवाह हैं। बार बार इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अमेरिका के कई प्रेसिडेंट ने अपनी कुर्सी बचाई और दोबारा हुकूमत भी हासिल की। चलिए अब तारीख के उन्हीं सफहात पर जमी गर्द को साफ करते हैं जिसमें दर्ज है जंग की झूठी और जासूसी कहानियां। साल था 1964। लिंडन बी जॉनसन अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट। लिंडन जॉनसन के सामने 1964 में सबसे बड़ी चुनौती अपनी इमेज को एक कम्युनिस्ट मुखालिफ लीडर के तौर पर पेश करने की थी। उन्हें डर था कि अगर वो नर्म दिखे तो उनके ग्रेट सोसाइटी के घरेलू सुधारों को उनके मुखालिफ रोक देंगे और वो उन्हें आने वाले चुनाव में हरा देंगे। इसी दबाव के बीच अगस्त 1964 में गल्फ ऑफ टोंकिन की वारदात हुई, जिसमें दावा किया गया कि वियतनाम के जहाज़ों ने अमेरिकी नेवी पर हमला कर दिया है।
हालांकि बाद में यह साबित हुआ कि वो हमला या तो हुआ ही नहीं था या फिर जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। इस सो कॉल्ड हमले का इस्तेमाल करके लिंडन जॉनसन ने वियतनाम जंग में अमेरिकी फौजों को बुरी तरह से झोंक दिया। जैसे ही जंग की खबरें अखबारों में छाई, मुल्क में हुब्बुल वतनी की लहर दौड़ गई और डोमेस्टिक प्रोटेस्ट ठंडे पड़ गए लिंडन के खिलाफ। नतीजा ये हुआ कि 3 नवंबर 1964 को हुए इलेक्शन में जॉनसन ने तारीखी जीत हासिल की और अमेरिका के दोबारा प्रेसिडेंट चुने गए। उन्होंने इस जंग के दौरान अमेरिकी अवाम को भरोसा दिलाया था कि मुल्क की सिक्योरिटी के लिए उनका दोबारा प्रेसिडेंट बनना जरूरी है। रिचर्ड निक्सन का दौर आया। निक्सन के दौरे हुकूमत तो स्कैंडल और माशी बहरान की मिसाल बन गया। 1972 में जब वाटरगेट चोरी का मामला सामने आया तो निक्सन की कुर्सी डगमगाने लगी थी। साथ ही अमेरिकी इकोनॉमी महंगाई और मंदी की दोहरी मार से कराह रही थी। निक्सन को पता था कि अगर वो कुछ बड़ा नहीं करेंगे तो जांच की आंच उन्हें जला देगी। उन्होंने अपनी ताकत दिखाने के लिए वियतनाम जंग के दौरान ही पड़ोसी देश कंबोडिया पर बमबारी कर दी। निक्सन ने कंबोडिया और वियतनाम में मिलिट्री अग्रेशन को इस तरह पेश किया जैसे वो अमेरिका की डिग्निटी की हिफाजत कर रहे हैं। निक्सन की इस चाल ने काम किया और अवाम का एक बड़ा हिस्सा उनके पीछे खड़ा हो गया। इसी माहौल के बीच 7 नवंबर 1972 को इलेक्शन हुए जिसमें निक्सन ने एक बार फिर जबरदस्त जीत दर्ज की। हालांकि बाद में वाटरगेट स्कैंडल इतना गहरा गया कि उन्हें 1974 में इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन जंग के दम पर दोबारा हुकूमत पाने का उनका दांव उस वक्त कामयाब रहा था। अक्टूबर 1983 में लेबनान के बेरूत में हुए बम धमाकों ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया था, जिसमें 241 अमेरिकी फौजी मारे गए थे। रोनाल्ड रीगन अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट थे। रीगन सरकार की सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी हार मानी जा रही थी। ऑपोजिशन उन पर हमलावर था और अवाम में बेहद गुस्सा था। अपनी इज्जत बचाने के लिए रीगन को फौरन किसी ऐसी जीत की जरूरत थी जो बेरूत के जख्मों पर मरहम लगा सके। बेरूत हमले के ठीक 2 दिन बाद रीगन ने एक छोटे से मुल्क ग्रेनाडा पर हमला कर दिया। दलील दी कि वहां रह रहे अमेरिकन जो मेडिकल स्टूडेंट को खतरा है और वहां कम्युनिज्म फैल रहा है। 1 हफ्ते से भी कम वक्त में अमेरिका ने वहां जीत दर्ज कर ली और इसे एक बार फिर मिलिट्री फतह के तौर पर पूरे अमेरिका में पेश किया गया। बेरूत की नाकामी को लोग भूल गए और रीगन को एक बार फिर स्ट्रॉन्ग डिफेंडर बनकर उभरे। इसी लहर का फायदा उन्हें 6 नवंबर 1984 के इलेक्शन में मिला, जहां उन्होंने 50 में से 49 स्टेट जीतकर दोबारा हुकूमत पर कब्जा किया। और अब बात अमेरिका के सबसे कंट्रोवर्शियल प्रेसिडेंट की। बिल क्लिंटन का नाम तो दुनिया की जबान पर आज भी है। यह नाम अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पर कम, मोनिका लुइस के स्कैंडल से ज्यादा याद किया जाता है। इस स्कैंडल के सामने आने के बाद पूरी दुनिया में अमेरिका की किरकिरी हुई। 1998 में जब इस स्कैंडल की जांच और उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की कार्रवाई शबाब पर थी, तब क्लिंटन ने अचानक सूडान और अफगानिस्तान में अलकायदा के ठिकानों पर मिसाइलें दागी। लोगों ने इसे सीधा सीधा ध्यान भटकाने वाला हमला बताया। इसके कुछ ही वक्त बाद ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स के नाम से इराक पर भी 4 दिनों तक भारी बमबारी की गई। वो भी ठीक उसी वक्त जब कांग्रेस में क्लिंटन के खिलाफ इम्पीचमेंट पर बहस होनी थी। हालांकि क्लिंटन को दोबारा चुनाव नहीं लड़ना था क्योंकि उनके 2 टेन्योर पूरे हो रहे थे, लेकिन इन हमलों ने उनकी अप्रूवल रेटिंग को गिरने से बचा लिया। जंग और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर उन्होंने अपनी पर्सनल इमेज पर लगे दाग को धोने की कोशिश की। उनके हामियों ने तर्क दिया कि प्रेसिडेंट मुल्क की सिक्योरिटी में लगे हैं और उनकी जाती जिंदगी को तूल देना गलत है। इस तरह उन्होंने भारी तनाज़ात के बावजूद अपना टेन्योर पूरी इज्जत के साथ पूरा कर लिया। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जब राष्ट्रपति बने तो उनकी जीत खुद तनाज़ों में थी, क्योंकि फ्लोरिडा के वोटों की गिनती पर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा था। 2001 में .com बबल फूटने से इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जा रही थी, लेकिन 9/11 के हमलों के बाद बुश ने पूरी हिकमत अमली यानी स्ट्रेटजी बदल दी।
उन्होंने इराक के पास मास डिस्ट्रक्शन वेपन होने का दावा किया, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। 2003 में बुश ने इराक पर हमला कर दिया, जिसका असली मकसद तेल पर कब्जा और डॉलर की ताकत बनाए रखना था, ऐसा माना जाता है। इस जंग ने अमेरिकी अवाम का ध्यान मंदी और इलेक्शन कंट्रोवर्सी से हटाकर टेररिज्म के खिलाफ जंग पर लगा दिया। डिफेंस सेक्टर की कंपनियों को अरबों डॉलर के ठेके मिले और बुश की शोहरत अचानक बढ़ गई। इसी जंग के माहौल का फायदा उठाते हुए 2 नवंबर 2004 को हुए इलेक्शन में बुश ने जीत हासिल की और दोबारा व्हाइट हाउस पहुंचे। बाद में पता चला कि इराक में ऐसे कोई हथियार नहीं थे, लेकिन तब तक बुश अपना काम कर चुके थे। इस बार ईरान जंग से पहले भी अमेरिका के हालात यही कहानी सुना रहे थे। ट्रंप और उनके बिलियनियर फ्रेंड्स एप्स्टीन फाइल्स में उलझने लगे। खुद मिस्टर प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी का नाम भी इस फाइल में उछलने लगा। दूसरे और सफेद पोशों के दामन पर भी एप्स्टीन के फाइल के छींटे कालिक पोतने लगे। दूसरी तरफ पूरे अमेरिका में महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर अवाम सड़कों पर उतरने लगे और अमेरिका की मईशत 39 ट्रिलियन डॉलर के भारी कर्ज के बोझ में दबने लगी। अमेरिका फर्स्ट का बबल फूटने लगा तो अपनी सारी मुश्किलों का एक हमले में हल निकालने के लिए 28 फरवरी को ईरान पर ऐसा हमला किया कि इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, दुनिया में तबाही आ गई। लेकिन इस बार ये फॉल्स फ्लैग काम नहीं आया। अमेरिका की सदियों पुरानी फॉल्स फ्लैग वाली चाल उल्टी पड़ गई। इस बार ट्रंप को जंग छेड़कर भी राहत नहीं मिली। जंग के दौरान अमेरिका में अवाम के प्रोटेस्ट, आर्मी चीफ के साथ आधा दर्जन टॉप कमांडर्स का इस्तीफा, जंग में उलझी हुई अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी, व्हाइट हाउस और पेंटागन में खींचतान, एक दूसरे पर जंग के इल्जामात के तीर चलाना, नेटो कंट्रीज का साथ छोड़ देना, अरब मुल्कों का मुंह मोड़ लेना, ये जाहिर करता है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इस बार दुनिया समेत अमेरिका की आवाम ट्रंप से जवाब मांग रही है और ट्रंप ईरान से सीधे बात करने को तरस रहे हैं। ट्रंप को इस जंग की जीत का ऐलान करने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है इस वक्त। अब यह भी समझना जरूरी है कि अमेरिका अपनी इस फॉल्स फ्लैग की पॉलिसी को अंजाम देने में कैसे कामयाब होता रहा। कैसे दूसरे मुल्कों पर हमला करना उसकी आदत या यूं कहें कि एक शौक बन गया। कैसे वो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बन गया। कैसे उसकी मर्जी पूरी दुनिया पर चलने लगी। कैसे ये मुमकिन हुआ कि जो अमेरिका का दोस्त है वो खुशहाल रहेगा, जो अमेरिका के इशारे पर नहीं चलेगा वो ईरान की तरह माशी बहरान का शिकार हो जाएगा। ये कैसे मुमकिन हुआ कि अमेरिका जिस पर सैंक्शंस लगा दे उससे दुनिया का कोई मुल्क कारोबार नहीं कर सकता। अमेरिका जिस पर टैरिफ लगा दे वो सारे कारोबार उसी तय टैरिफ के हिसाब से होंगे। ये सारे सवाल तो बड़े आम से हैं, लेकिन इनका जवाब जानना भी जरूरी है। दरअसल दूसरे वर्ल्ड वॉर के खत्म होने तक दुनिया का नक्शा पूरी तरह बदल चुका था और सदियों से राज करने वाले ब्रिटिश एम्पायर का सूरज हमेशा के लिए गुरूब हो चुका था, डूब चुका था। जंग की तबाही ने यूरोप और ब्रिटेन की कमर तोड़ दी थी, जबकि अमेरिका इस दौरान एक नई ताकत यानी सुपर पावर बनकर उभरा। 1944 में हुए ब्रिटेन वुड्स समझौते ने अमेरिका को दुनिया की इकोनॉमी का मरकज बना दिया और 1947 तक हालात ये थे कि दुनिया का लगभग 70% गोल्ड रिजर्व अकेले अमेरिका के पास जमा हो चुका था। गोल्ड के इस बड़े रिजर्व के दम पर डॉलर को दुनिया की मेन करेंसी बनाया गया और यहीं से अमेरिकी सुपरमेसी के उस दौर की शुरुआत हुई जिसने पूरी दुनिया की सियासत और मईशत को अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिका के सुपर पावर बनने की असली कहानी उसकी इकोनॉमी की चालाक पॉलिसी और मजबूत मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई थी। जब दुनिया के बाकी बड़े मुल्क जंग की आग में जल रहे थे तब अमेरिका ने बड़े पैमाने पर हथियार और लॉजिस्टिक्स की सप्लाई करके अपनी तिजोरी भरी। जंग के बाद उसने मार्शल प्लान के जरिए तबाह हो चुके यूरोप को कर्ज दिया, जिससे उन मुल्कों की डिपेंडेंसी अमेरिका पर और ज्यादा बढ़ गई। 1940 की दहाई के आखिर तक अमेरिका न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज देने वाला मुल्क बन गया
बल्कि न्यूक्लियर पावर हासिल करके उसने अपनी धाक पूरी दुनिया में जमा ली। इसी ताकत से अमेरिका को ये गुमान हो गया कि वो दुनिया के किसी भी कोने में दखल अंदाजी कर सकता है। सुपर पावर बनने के बाद अमेरिका ने अपने मफादात यानी अपने फ़ायदे की हिफाजत और रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर जंग थोपने शुरू कर दिए। 1950 की दहाई में कोरियाई जंग से शुरू हुआ ये सिलसिला वियतनाम तक पहुंचा, जहां अमेरिका ने कम्युनिज्म को रोकने के नाम पर लाखों लोगों की जान ली। इन जंगों के पीछे अक्सर ये दलील दी जाती रही है कि अमेरिका जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी की हिफाजत कर रहा है, लेकिन हकीकत में ये अपनी मिलिट्री और हथियारों की कंपनियों के मुनाफे को बनाए रखने का एक तरीका था। जब भी अमेरिका को लगा कि कोई मुल्क उसकी बात नहीं मान रहा या उसके माशी रास्तों में रोड़ा बन रहा है, तो वहां तख्ता पलट कर दिए गए या सीधे हमले किए गए। 1990 की दहाई और 2000 की शुरुआत में अमेरिका ने खाड़ी मुल्कों और इराक जैसे मुल्कों पर हमला करके ये साबित कर दिया कि वो तेल के कुओं और रास्तों पर अपना कंट्रोल चाहता है। मास डिस्ट्रक्शन वेपन का झूठा डर दिखाकर इराक को तबाह करना और फिर अफगानिस्तान में बरसों तक जंग खींचना इसी पुरानी पॉलिसी का हिस्सा था। आज जब अमेरिका के सामने नए माशी बहरान खड़े हैं, तो दुनिया एक बार फिर उसी पैटर्न को देख रही है, जहां अपनी घरेलू नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरे मुल्कों में तनाव पैदा किया जा रहा है कि उस पर बनाया जा रहा है। यानी गोल्ड रिजर्व और डॉलर की ताकत से शुरू हुआ ये सफ़र आज बारूद और धमकियों के उस मोड़ पर है, जहां पूरी दुनिया का अमन दांव पर लगा हुआ है। लेकिन शायद इस बार अमेरिका अपनी इज्जत बचाने वाली जंग में ही इज्जत गंवा बैठे। आज के इन हालात ने ये साफ कर दिया है कि दुनिया अब उस दौर से बाहर निकल रही है जहां सिर्फ एक मुल्क की मर्जी चलती है। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद गोल्ड रिजर्व और डॉलर की धमक से शुरू हुआ अमेरिका का सफर आज बारूद के ढेर और डिप्लोमेटिक हार के दहाने पर खड़ा है। वियतनाम से लेकर इराक तक जंग के नाम पर हुकूमत बचाने का जो फॉर्मूला हमेशा कामयाब रहा, वो अब ईरान के सामने बेअसर साबित हो रहा है। जर्मनी जैसे करीबी मुल्क की वार्निंग और हॉर्मूज की में बना तनाव ये बता रहा है कि अब अमेरिका की झूठी दलीलों पर दुनिया आंख बंद करके भरोसा नहीं करेगी। अगर वक्त रहते अमेरिका ने अपनी जिद छोड़कर अमन का रास्ता नहीं चुना, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए शुरू की गई ये जंग उसकी रही सही इज्जत को भी पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। वह तो इज़्ज़ो मंतशा वह तो ज़िल्लो मंतशा। बहरहाल आप अपना और अपनों का ख्याल रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।